नमस्कार दोस्तों, टारगेट यू चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो मध्यकालीन राजस्थान का जो इतिहास था वो कंप्लीट हो चुका था। 1857 की क्रांति हो चुकी थी। एक या दो टॉपिक और बचे, जैसे प्रजामंडल, एकीकरण और ये जो किसान आंदोलन। आज कल्चर से शुरुआत करते हैं। कला संस्कृति, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री और कल्चर दोनों आपस के अंदर कनेक्टेड है। मान लो इतिहास के अंदर जो कुछ बना दिया वो आगे जाकर हम कल्चर में पढ़ते हैं। तो इसी के साथ आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है दुर्ग, यानी स्थापत्य कला के अंदर दुर्गों को पूछा जाता है। स्थापत्य कला का मतलब किसने क्या बनवाया, कौन सी इमारत बनवाई, कौन सी जगह के ऊपर बनवाई, तो उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो दुर्ग, दुर्ग का मतलब है कि राजा महाराजाओं ने अपने निवास के लिए जो बनाया, जिसके अंदर सेना निवास करती है, वहां पर वो शस्त्र रखते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए जो एक बहुत बड़ी इमारत बनवाई उसे दुर्ग कहते हैं। जिसके अंदर मान लो अलग अलग श्रेणियों के अंदर वो बनाए गए। आज हम अपना मान लो एक साधारण भाषा के अंदर बताता हूँ आपको। आप अपना घर बनाते हो, घर के बनाते हो तो क्या क्या सोचते हो? यही सोचते हो कि आपका जो घर है वो आगे आने वाली जो गली है, मान लो आगे जो सड़क निकलेगी, उससे आपका घर हमेशा ऊपर रहे, किसी बाहर का पानी आपके घर के अंदर न आए। तो उसी प्रकार दुर्ग बनाए जाते थे, उसी को देखकर कि कोई आक्रमणकारी आएगा तो उससे किस प्रकार छुटकारा मिले। एक राजा अपने आप को दुर्ग के अंदर सुरक्षित समझता था। तो अध्ययन करते हैं दुर्ग के अंदर। सबसे पहले कि राजस्थान के अंदर दुर्गों का उल्लेख है वो किस में मिलता है? तो आपने नाम सुना होगा कौटिल्य की एक अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और शुक्राचार्य की शुक्र नीति, उसके अंदर दुर्गों का उल्लेख मिलता है। दुर्गों का उल्लेख मनुस्मृति, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और शुक्राचार्य की शुक्र नीति में, इसमें दुर्गों का उल्लेख मिलता है कि हाँ भी एक राजा के लिए जैसे एक राज्य के 9 अंग होते हैं, उसी प्रकार एक राजा के लिए उस अंगों के अंदर, एक राज्य के अंगों में दुर्गों का भी उल्लेख मिलता है कि हाँ भी एक राजा होने के नाते उसके पास एक दुर्ग होना एक अनिवार्य बात है। ठीक है। तो दुर्ग कितनी श्रेणी होती है दुर्ग की? सबसे पहले दुर्गों की श्रेणी आती है गिरी श्रेणी कि मान लो गिरी श्रेणी वह होती है जिसके अंदर चारों ओर दुर्ग, मान लो जो दुर्ग है उसके चारों ओर पहाड़ी पहाड़ हो। तो राजा कोई आक्रमणकारी आएगा तो राजा के पास आने से पहले उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा पहाड़ की चढ़ाई पर। तो श्रेणी सबसे पहले आती है गिरी श्रेणी। गिरी का मतलब है पहाड़ों से घिरा हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ हो। नंबर 2 पर आता है दानवन, मरुस्थल से घिरा हुआ, कि वह दुर्ग जो चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ है वो दानवन श्रेणी के अंदर आता है। मरुस्थल को पार करके कोई आक्रमणकारी आएगा तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों को पार करके आएगा तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो जिसके बीच के अंदर क्या होता है वो दुर्ग आता है, और उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? दानवन। फिर आती है वन श्रेणी। वन, वन का मतलब है जंगलों से घिरा हुआ, जंगलों से घिरा हुआ वह दुर्ग जो चारों ओर जिसके जंगली जंगल हो, उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? वन श्रेणी कहते हैं। और फिर लास्ट श्रेणी आती है जल श्रेणी, यानी उद्दक भी बोलते हैं इसे, उद्दक। तो वह दुर्ग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ, जिसके चारों ओर पानी पानी हो, वो दुर्ग कौन से कहलाते हैं? उद्दक श्रेणी के अंदर आते हैं। राजस्थान के अंदर जैसे गागरोन का दुर्ग है वो उद्दक श्रेणी का उदाहरण है। गिरी बहुत से दुर्ग मिलते हैं, दानवन, जैसलमेर यानी सोनारगढ़ का अलसाई श्रेणी, बाटी बटकीवाड़, बाटियों के मरोड़ कहते हैं पटनेर को, और बाटी बटकीवाड़ जैसलमेर को कहते हैं। ठीक है। तो इस श्रेणियों के अंदर जो दुर्गों के मिलते हैं वो 4 श्रेणियों के अंदर सामान्यतः राजस्थान के अंदर मिलते हैं। ये है सामान्यतः। फिर शुक्राचार्य शुक्र नीति के अंदर अलग अलग प्रकार के दुर्ग बनाते हैं। जैसे 4 तो ये हो गए एरण, पारिक, पारिधि, सैन्य, सहाय। एरण के अंदर वह दुर्ग जो चारों ओर से कंटीली झाड़ियों से, एरण, एरण का मतलब है वह दुर्ग जो चारों ओर से कंटीली झाड़ियों और पत्थरों से घिरा हो, वो एरण श्रेणी के अंदर आता है। फिर उसके बाद में आता है पारिक। पारिक का मतलब है कि चारों ओर दुर्ग के खाई हो, पारिक श्रेणी के अंदर आता है। फिर आता है पारित।
पारिद का मतलब जिस दुर्ग के चारों ओर प्रकोटा बना हुआ, बहुत भयंकर तरीके से प्रकोटा बना हुआ, वो पारिद श्रेणी के अंदर आता है। और फिर आता है सैन्य। सैन्य का मतलब जिस दुर्ग के अंदर सेना रहती है उस दुर्ग को सेना, दुर्ग की आत्मा कहते हैं, और वो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। और फिर आता है सहाय। सहाय का मतलब वह दुर्ग है जिसके अंदर सूरवीरों का निवास स्थान हो। जैसे मान लो आज जो सेना बनाई जाती है, सेना में से कुछ कमांडो निकाले जाते हैं, और उसी प्रकार सेना में से कुछ सूरवीर निकाले जाते थे, उसका ध्रुव कौन सा कहलाता है? सहाय ध्रुव कहलाता है। वो बताया शुक्राचार्य। तो मैं आपको बता देता हूं, शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में 9 प्रकार के ध्रुव बताए हैं। सबसे पहले नंबर 1 आता है गिरी। गिरी मैंने आपको बता दिया, वह ध्रुव जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ। फिर आता है जल यानी उदक, वह ध्रुव जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ। फिर आता है नंबर 3 पर दानवन, जो वह ध्रुव जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ। और फिर आता है आपका जो गिरी, जल, दानवन, वन। वन का मतलब है वह ध्रुव जो चारों ओर से कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ। और उसके बाद में फिर एरण ध्रुव आता है, जो शुक्राचार्य ने बताया कि हाँ ये भी ध्रुव होना चाहिए जो किससे घिरा हुआ हो? कंटीली झाड़ियां और पत्थरों से घिरा हुआ। फिर आता है पारिक। पारिक, पारिक का मतलब है वह ध्रुव जो खाई से घिरा हुआ, खाई से घिरा हुआ हो। और फिर आता है पारिद। पारिद का मतलब है वह ध्रुव जो चारों ओर से परकोटे से घिरा हुआ, परकोटे से घिरा हुआ हो। और फिर आता है सैन्य, जिसके अंदर सेना निवास करती है, सेना निवास करती है। वैसे तो सभी दुर्गों के अंदर सेना निवास करती है, परंतु सैन्य दुर्ग के अंदर एक स्पेशल सेना रखी जाती थी। ठीक है। और फिर आता है सहाय, और सहाय में आता है सूरवीरों का निवास स्थान, जिसके अंदर कौन रहते हैं? सूरवीर रहते हैं। तो ये आपके दुर्गों का प्रारूप है। दुर्ग जो किसी न किसी दृष्टि से सुरक्षित बनाया जाता है। सबसे पहले गिरी, शुक्राचार्य ने सबसे पहले शुरुआत हमने की थी कि दुर्ग का जो उल्लेख मिलता है वो शुक्राचार्य की शुक्र नीति में मिलता है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में मिलता है, और मनुस्मृति जिसने मनु ने लिखी थी उसके अंदर दुर्गों का उल्लेख मिलता है। अलग अलग प्रकार के दुर्गों की श्रेणी बताई है, जैसे सैन्य जिसके अंदर सेना निवास करती है, सहाय जिसमें सूरवीर निवास करते हैं, पारिक जो चारों ओर से खाई से घिरा हुआ हो, पारिद जिसके चारों ओर परकोटा हो, दानवन जिसको जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ, गिरी जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ, और उदक जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ, और वन जो चारों ओर से वन से घिरा हुआ। तो ये आपके दुर्गों का प्रारूप है, जिसके अंदर ये लगभग 4 और 5 9 प्रकार की श्रेणी, 9 श्रेणी बताई है शुक्राचार्य ने, और सामान्यतः दुर्गों की श्रेणी होती है 4 प्रकार की। ठीक है। तो उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं कल से चित्तौड़गढ़ दुर्ग से, जिसके बारे में एक अलग से गाथा है और कहावत भी है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सबे गढ़ैया। तो कल शुरुआत करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। धन्यवाद।